Hello, good morning all. Morning, madam. Good morning, madam. गुड मॉर्निंग। द लास्ट लेक्चर आप लोगों ने देखा कि अकाउंट रिकंसिलेशन क्या होता है, अकाउंट रिकंसिलेशन कैसे करते हैं एंड क्यों करते हैं, वो सब हम लोगों ने देखा था। ओके, सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक दैट इज एडवांस जर्नल एंट्री। बट बिफोर एडवांस जर्नल एंट्री आपको मुझे जानना था कि आप लोगों को नॉर्मल बेसिक जर्नल एंट्री तो आता ही होगा। ओके, Yes. okay, we'll see that. Just can anybody tell me the golden rules of accounts? Personal, real, nominal account. The rule? Personal is the debit the receiver, credit the giver. Hmm. Real, debit what comes in, credit what goes out. Yes. Nominal account, the debit the expenses and losses, and credit the profit and gains. Okay. So we'll see over here. So this is the golden rule for accounting. Accounting rule. Personal, debit the receiver, credit the giver. Real, debit what comes in, credit what goes out. Nominal account, debit all expenses and losses, credit all income and gain. So ये जो रूल है वो नॉर्मल अकाउंटिंग का रूल है। मतलब ये आपको कब काम आएगा, जब आपको जर्नल एंट्री पास करना है। सो आपको उससे आइडिया आएगा। अगर आपको ये सब अकाउंट आइडेंटिफाई करने आता है सो आप लोग इजीली जर्नल एंट्री पास कर पाओगे। Before I start this advanced journal entry topic, I just want to know the basic journal entry from you all. So this is the basic journal entry and this is the transaction. जिस मुझे आप इसका journal entry बता दो. Salary paid to Mr. Ram of rupees 15,000. What will be the journal entry for this transaction? Salary to bank. Sorry? Salary account debited to bank account. Okay. So salary account debited to cash or bank account, whatever. Yeah. Okay. The next transaction entry will be next journal entry. LIC premium paid Account debit to LIC premium account debited to bank या cash. Okay. Anyone else? Yes, ma'am. Same. Same. All of you? हाँ. Same entry. So all are wrong. person Because का नाम रहेगा. no, LIC प्रीमियम ये बिजनेस का नहीं है. LIC प्रीमियम प्रोप्राइटर का होता है. तो बिजनेस में प्रोप्राइटर का खर्चे को हम लोग ड्राइंग बोलते हैं. क्लियर? सो आप लोग यू कैन नॉट पास द जर्नल एंट्री लाइक LIC टू कैश और बैंक. यू कैन नॉट पास लाइक दिस बिकॉज LIC जो है वो बिजनेस का ट्रांजेक्शन नहीं है, ये पर्सनल ट्रांजेक्शन है. सो जब भी प्रोप्राइटर का पर्सनल ट्रांजेक्शन आएगा यू हैव टू डेबिट इट टू ड्रॉइंग अकाउंट, नॉट टू द एक्सपेंसेस अकाउंट. क्लियर? Okay. Okay, we'll see next. What will be the journal entry for this? Medical insurance paid. Medical insurance account debited. ये भी मैम मेडिकल इंश्योरेंस तो पर्सनल है ना. मेडिकल इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक. ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश. ये भी ड्राइंग आएगा क्या? नहीं, अभी ये देखो, ये मैंने साथ में इसके लिए रखा था या फिर आप लोग कंफ्यूज हो गए. देखो से यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि मेडिकल इंश्योरेंस आपने खुद का पे किया है करके. मेडिकल इंश्योरेंस प्रोप्राइटर का पे नहीं हुआ है यहाँ पे. इट गोज अज्यूम दैट कि मेडिकल इंश्योरेंस आपने जो भी निकाला होगा वो आपके एम्प्लॉय के लिए निकाला होगा. So it's you have to record as a medical insurance account debited to cash account. लेकिन अभी आप बोलोगे कि लास्ट टाइम तो ऐसा कुछ बोला नहीं था, LIC प्रीमियम पेड ही बोला था. सो आपको मैं बता दूं कि LIC प्रीमियम जो होता है अपनी लाइफ की चिंता अपने को खुद को होनी चाहिए. सो खुद को होनी चाहिए तो लाइफ इंश्योरेंस हम लोग खुद का ही निकालेंगे. अगर आप किधर भी अगर आप देखोगे तो नॉर्मली क्या होगा, LIC प्रीमियम जो होगा वो खुद का ही निकालेंगे. हम लोग कभी भी कोई भी स्टाफ का LIC नहीं निकालते हैं. ओके, बट मेडिकल इंश्योरेंस वहाँ पे गवर्नमेंट ने मैंडेट किया हुआ है कि आपके लाइक अगर आपकी कंपनी में बोला गया है कि अगर आपको कुछ हेल्थ इंश्योरेंस निकालना है अपने लोगों का, एम्प्लॉयज का, तो आप निकाल सकते हो. सो ये खर्चा जो होगा वो आपके इसमें ही होगा, बिजनेस का ही होगा. समझ में आया? यस मैम. सो यहाँ पे ड्राइंग मत अज्यूम करना. अगर यहाँ पे आपको बोला गया है कि मेडिकल इंश्योरेंस पेड ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ रुपीज 15,874 ऑफ द प्रोप्राइटर बोला होगा, then it comes to drawing account debited.
Clear? Yes. Okay. What will be the next entry? Salary is payable. Ram, Salary account debit to salary payable. Anyone else? salary. Sir. Ram account debited. His salary account debited to Ram account. Oh, you are wrong. First entry will be right Salary. only over here. Salary account debited because it's your expenses, so you have to debit over here. And salary payable, it's your liability. And liability account Okay. always Yeah, shows yeah, yeah. credit balance. Yeah. So salary account debited to salary payable or outstanding salary, you can say. Here, so this was the basic Yes. journal entry. Yes. So I'll start with advanced journal entry. Before I start, normally in the transaction, government ने mandate किया हुआ है, or you can say the IT department has mandatory for all the employers to deduct the like few deductions there to from salary. You can say like provident fund, ESI, TDS, and advances something. Because in the businessman, you can say the salary is one of the most essential expenses for the businessman. So when you are making a payment of the salary, there are few deduction you have to make while recording that. Okay. So before making any payment, you cannot make any payment directly. You have to make a book entry first, then you can make a payment. So we'll see that first. सो बेसिक जो है ये सैलरी का जो है ये बिजनेस का मेन एक्सपेंसेस है. अगर मैं एम्प्लॉयर हूँ और आप लोग एम्प्लॉई हो, सो मेरा जो मेन खर्चा होगा आप लोगों के लिए वो क्या होगा? सैलरी, क्योंकि मुझे एवरी मंथ आपको सैलरी देना है. सो ये मेरे बिजनेस का मेन एक्सपेंडिचर है. ओके, सो यू कैन से द so this is the meaning of salary. You can say it's a one of most of the essential expenditure of the business. At the time of a payment, you have to make a few deductions you have to make. Okay, so deduction may be, see, and you have to remember one thing, this salary will be salary payable account. बिकॉज यहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ कि जब भी आप पेमेंट करोगे आपको एक बुक एंट्री पास करना पड़ेगा, देन आप पेमेंट की एंट्री पास कर सकते हो. नॉर्मली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल से अगर मैंने किसी को 10,000 रुपए दिए, जब मैं किसी को 10,000 रुपए दे रही हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले बुक में लिखना पड़ेगा कि मैंने राम को या मिस्टर सो एंड सो को 10,000 रुपए दिए हैं. फिर मैं उसका पेमेंट का एंट्री करूंगी कि 10,000 रुपए पेड कर दिया है करके. पहले यू हैव टू पास अ बुक एंट्री, आफ्टर दैट यू हैव टू पास द पेमेंट एंट्री. क्लियर दिस वन ऑल? सो यहाँ पे क्या होगा, ये सैलरी पेएबल है. सो ये एम्प्लॉय का बेनिफिट है. मेरे लिए सैलरी पेएबल होगा, बट एम्प्लॉय के लिए ये क्या है, बेनिफिट है, क्योंकि मुझे सैलरी पे करना है तो सैलरी मेरा एक्सपेंडिस हुआ. लेकिन एम्प्लॉय के बिहाफ पे अगर आप देखोगे तो वो लोग का इनकम हुआ. बट मैं मेरा बिजनेस लेके बैठी हूँ, मेरे को मेरे बिजनेस का एक्सपेंडिचर देखना है, सो मैं मेरा सैलरी इज माय एक्सपेंडिचर. ओके, सो नेक्स्ट we'll see. So first deduction is employee provident fund. So the deduction of from your salary is, first deduction will be your PF, EPF जिसको बोलते हैं हम लोग, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड. ओके, सो आप लोग बोल सकते हो कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होता है, इट्स अ डिडक्शन बोथ फॉर बोथ द फॉर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई आर द रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर सैलरी. ओके, सो यहाँ पे होगा कि आप एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा. फॉर एग्जांपल से अगर मैं एम्प्लॉयर हूँ और आप लोग एम्प्लॉई हो, अगर आपकी सैलरी में से 1,000 रुपीज एज अ EPF के नाम से डिडक्ट हो रहा है, सो इवन आई हैव टू डिपॉजिट मोर, आई हैव टू कंट्रीब्यूट एज द सेम अमाउंट फॉर यू ऑल. ओके, सो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जब एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो यहाँ पे एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा, because it's mandatory for both employer and employee are required to contribute the same percentage over here. Clear? So what is the percentage for this? We will see over here. अभी मैंने आपको बोला कि दोनों सेम कंट्रीब्यूट करेंगे, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना है, 12%. 12%. यस, मतलब अगर आपको एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड जानना है सो 12% आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. एम्प्लॉय कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, 12%. लेकिन अगर EPF की ही बात करें और एम्प्लॉयर की अगर मैं बात करूं, सो एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट करता है, 13%. अभी तो मैंने आपको बोला कि दोनों सेम करते हैं,
तो परसेंटेज सेम होना Yes. चाहिए, लेकिन Yes. यहाँ पे परसेंटेज सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय भी 12% कर रहा है और एम्प्लॉयर भी 12% कर रहा है, लेकिन एम्प्लॉयर को 1% एक्स्ट्रा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग को एडमिन चार्जेस भी लगता है जब वो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इंश्योरेंस अगर स्कीम का कुछ कंट्रीब्यूशन है तो एडमिन चार्जेस आपको उसका लग जाएगा, पीएफ का एडमिन चार्जेस लग जाता है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक करके होता है, इंश्योरेंस स्कीम होती है जिसको इडली बोलते हैं, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम जो होता है उसका भी एडमिन चार्जेस होता है। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, 12% ईपीएफ का कॉन्ट्रो हो रहा है, लेकिन 1% जो जा रहा है वो एडमिन चार्जेस जा रहा है। सो एडमिन चार्जेस जो होगा वो आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रो करेगा एक्स्ट्रा आपकी जेब से। क्लियर हुआ एवरीवन? एडमिन मैम एडमिन बोला था जैसे डॉक्यूमेंट का जो भी जेरोक्स यूरोक्स वो क्या जेरोक्स नहीं नहीं, चार्जेस जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस लगता ही है यहाँ पे। वो जैसे अच्छा सर्विस चार्जेस कैसा होता है, सर्विस चार्ज होता है ना, अच्छा किसी अच्छा ने वैसा सर्विस दिया वैसा कुछ एड ऑन किया, तो ज्यादा नहीं लग रहा है, 0.5 यस यस 0.5 ही लग रहा है। सो ये यस एडमिन मैम चार्जेस हो गया। ओके, लेकिन मैम वो किसका? तो हाँ, एम्प्लॉयर ही भर रहा है ना क्या बोल रहे हो? हाँ, एम्प्लॉयर की जेब से जा रहा है ना, इसलिए 13% बोला है ना मैंने आपको। यहाँ पे बाइफिकेशन नहीं हाँ बताया हाँ है, हाँ पर बाइफिकेशन में आपको ओरली यस बता यस रही हूँ यस कि 12% आपको नॉर्मली कंट्रीब्यूशन जा रहा है, बट बाकी का जो 1% है यस वो आपका क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस के हिसाब से 1% एम्प्लॉयर आपको लग जाएगा। यस ओके, सो ये आपको मैं न्यू रेट सिखा रही हूँ कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का न्यू रेट जो होगा कंट्रीब्यूशन का वो 13% है। इट वाज बिफोर, अगर आप देखोगे ना तो ये आपको 13.36% था, फिर रिड्यूस होकर 13.15 भी हुआ है, एंड दिस इज द लेटेस्ट वन आई एम टीचिंग यू, दैट इज 13%। यस ओके, यस बट किसका 12%, किसका 13%? तो आपको रिमेंबर रखना है यहाँ पे कि बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, 12% of your basic amount plus your DNS allowance. You have to total this amount and you have to calculate 12% or 13%, you can say. Clear everyone? Everyone? Yes. Okay. So next is, Yes, ma'am. okay, next is ESI. Second deduction from your salary is ESI. What do you mean by ESI? employee It's an employee state security insurance. नहीं, state yes, employee state insurance. Employee Okay. contribution fund. Sorry. Okay, so ESI is employee state insurance. In this same situation, both the employer and employee are required to contribute the certain percentage from your salary to ESI fund, you can say. Okay, so the percentage is not same percentage I said, the certain percentage I said. Okay, so this is the contribution. Employee contribution to ESI is 0.75% and employer's contribution, that is 3.25%. ओके, सो अगर ईएसआई में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा तो वो अपनी सैलरी का 0.75% कंट्रीब्यूट करेगा। अगर आप एम्प्लॉयर की बात करोगे तो एम्प्लॉयर ज्यादा करता है, यहाँ पे इंश्योरेंस में ये जो है वो उसमें कितना करता है, 3.25। सो टोटल ईएसआई कंट्रीब्यूशन कितना हो गया एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर का, 4% हो गया। 0.75 plus 3.25, that is comes to 4%. But it was before total was 6%. It was before total 6% था, फिर रिड्यूस होके 5% भी किया, अभी 4% कर दिया है लोग, कंट्रीब्यूशन ये लोग कम कर रहे हैं। ओके, पहले स्टार्टिंग में क्या था, ये लोग ने 6% रखा था। 6% मतलब एम्प्लॉयर का 4.75 था और एम्प्लॉय का बोल सकते हो 1.75। पर इस पे बुक में ना, यस, मैं आपको लेटेस्ट पढ़ा रही हूँ, हो सकता है आपकी बुक में लेटेस्ट ना हो, सो आप लोग नोट डाउन करके रखिए इसको। मैं आपको दोनों बताऊंगी, जो आपके बुक में है वो भी बताऊंगी, बट हम लोग मार्केट के हिसाब से चल रहे हैं, सो मार्केट में ये न्यू रेट है। यस मैम ओके मैडम, लेकिन बुक में कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का अलग अलग बता रहा है मैम, क्योंकि एम्प्लॉय का 1.75 बता रहा है बुक्स में और एम्प्लॉय का 4.75 बताया होगा। ठीक है, तो मैंने वही बताया आपको। ये पहले क्या होता था कि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन था वो 4.75 ही था और एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन था वो 1.75 था, तो टोटल कितना हो गया, 6% हो गया। ठीक है, उसके बाद कम होके ये लोग ने क्या किया, 4% एम्प्लॉयर का रखा, 1% एम्प्लॉय का रखा, सो 5% हो गया टोटल।
वो 7575 जो लास्ट का था ना वो हटा दिया था कंट्रीब्यूशन में। सो पहले 6% था, फिर कम किया तो 5% किया, अभी ये लोग ने 4% कर दिया। तो जब 4% कर दिया है तो क्या होगा, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 3.25 होगा एंड एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का होगा 0.75। यस। तो आप लोग ये नोट डाउन करके रखिए बिकॉज न्यू मैं आपको रेट बता रही हूँ, ठीक अच्छा, है। ये लेटेस्ट अब तो अभी एप्लीकेबल ये हो गया है ना मैम, यस 4%। यस यस, हो गया है, एप्लीकेबल हो गया है, मैं आपको वही सिखा रही हूँ। ओके, अच्छा ठीक है, ओके। और आपको 0.75 और 3.25 जो कैलकुलेशन करना है वो किसका करना है, वो आपको ग्रॉस सैलरी का करना है। याद रखना कि जब पीएफ का कैलकुलेशन अगर आप लोग कर रहे हो तो पीएफ का जो हाँ कैलकुलेशन होगा वो किसका होगा, हाँ, वो आपको बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। 12% ऑफ बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंस। लेकिन जब आप इंक्लूडिंग ईएसआई जो, का कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तो ईएसआई में क्या करना होगा, अच्छा इंक्लूडिंग 0.75। अदर बेनिफिट जो भी देते हैं। हाँ, क्या अदर बेनिफिट लाइक, क्या बोल रहे हो आप? इंक्लूडिंग ऑल अदर बेनिफिट भी आ जाएगा। नहीं, यहाँ सब आ जाएगा, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी बोला ना आपको, तो सब आ जाएगा आपको। जब बेसिक मिल रहा है तो बेसिक आएगा, डीएनएस मिल रहा है तो डीएनएस आएगा, किसी को एचआरए मिलता होगा तो एचआरए भी आ जाएगा। हाँ, डिडक्शन नहीं, अर्निंग की बात कर रही हूँ। ग्रॉस अच्छा सैलरी मतलब सिर्फ अर्निंग। आपका ग्रॉस सैलरी कब होगा, जब आपका अर्निंग कितना हुआ है। जब आप अर्निंग में से डिडक्शन माइनस करोगे तब आप नेट सैलरी पे पहुंचोगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ठीक दो है। चीजें हैं, एक तो ग्रॉस सैलरी होता है, एक नेट सैलरी होता है। ग्रॉस सैलरी मतलब क्या, जिसमें सिर्फ अर्निंग्स हो रहा है, डिडक्शंस नहीं होगा। जैसे कि मैं जो डिडक्शन आपको पढ़ा रही हूँ, पीएफ डिडक्शन हुआ, ईएसआई का डिडक्शन हुआ, सो ये सब जो भी डिडक्शन है अगर आप ग्रॉस सैलरी में से माइनस करोगे सो यू विल गेट अ नेट सैलरी। बट हम लोग को जो कैलकुलेशन के लिए चाहिए वो हमको ग्रॉस सैलरी चाहिए, नेट सैलरी नहीं। ओके, समझ में आया? सो हम लोग ने देखा कि सैलरी में से दो डिडक्शन है, जैसे कि फर्स्ट जो है वो पीएफ का डिडक्शन है, सेकंड इज ईएसआई का डिडक्शन है। सो पीएफ में क्या हो रहा हेलो है, मैम। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो है वो 12% है, एम्प्लॉयर्स का जो है वो 13% है, और ईएसआई के लिए हेलो मैम। 0.75 एंड 3.25। यस, बोलिए ना। मैम ये ईएसआई का यूज क्या होता है एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से? ये एम्प्लॉय मेडिकल स्टेट के लिए। इंश्योरेंस है, यहाँ पे इंश्योरेंस निकालना पड़ता है, आपका एम्प्लॉयर आपको इंश्योरेंस निकालता है ये, तो उसके लिए कंट्रीब्यूशन है। बीमार हो गया मेडिकल का। हाँ हाँ, यही है, वही है वो स्टेट इंश्योरेंस होता है ना, अगर कुछ हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह होता है वही है वो। ओके। ओके, गवर्नमेंट का रहता है, गवर्नमेंट। हाँ, तो आपकी सैलरी से इतना डिडक्शन भी होता है। स्टेट इंश्योरेंस आपको इसका कार्ड भी आएगा, ईएसआईसी का कार्ड आता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन करके एक ईएसआईसी का कार्ड होगा आपके पास, अगर तो आपकी ये कंपनी रिफंडेबल डिडक्शन रहता दे रही है तो। है? क्या बोल रहे हो? नहीं, पर ये कंट्रीब्यूशन रिफंडेबल रहता है जैसे ईपीएफ का रहता है ना? हाँ नहीं, रिफंडेबल मतलब अगर आपको कुछ हुआ तो मिलेगा, नहीं तो जाएगा ओके पैसा। जैसे कि अगर आप बोल ओके रहे हो कि ओके, आपको, मतलब मतलब टर्म ये मेडिक फैमिली है। पूरा कवर होता है यहाँ पे, ये वाली ये साइड में आपकी फैमिली ऐसा पूरी कवर होती है। अगर आपको कुछ हुआ, ऐसा मेडिक्लेम। हॉस्पिटलाइज हो गए, यस यस सेम। मेडिक्लेम के हाँ मेडिक्लेम हाँ के जैसा रहता है। हाँ हाँ, अगर आपको कुछ हुआ या फिर फैमिली को कुछ हो रहा है तो आप ईएसआईसी का अपना कार्ड दिखाओगे तो आपको ये सब का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि डिडक्शन हो रहा है ना आपकी सैलरी से, नहीं तो फिर लैप्स हो जाएगा ये। ठीक है, कुछ नहीं हुआ पर तो। ये स्टेट इंश्योरेंस है तो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल रहता है कि पर्टिकुलरली स्टेट के लिए? नॉर्मली ये जहाँ तो, तो काम कर रहे हो वहाँ, हेलो, हेलो। यस, हाँ जहाँ ये पे। मैंडेट नहीं नहीं, ये स्टेट वाइज ही होता है नॉर्मली, क्योंकि सबका अलग अलग होता है। अपने ओके महाराष्ट्र का ओके। रहेगा तो अलग रहेगा, नॉर्मली अलग अलग रहता है। हाँ ठीक है, पर होगा तो कंट्रीब्यूशन तो नॉर्मली सेम ही होगा। ओके। ओके, सो हम लोग ने अभी तक दो डिडक्शन देखे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड देखा जो डिडक्शन होता है सैलरी में से, ईएसआई का डिडक्शन देखा, परसेंटेज आप लोग याद रखना आप लोग को, क्योंकि कैलकुलेशन पर्पज के लिए रिक्वायर्ड है वो। सो हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसका बुक एंट्री पास कर लेते हैं। तो ये दो डिडक्शन था जो मेन था, पीएफ का डिडक्शन, ईएसआई का डिडक्शन। हो सकता है आपकी सैलरी से टीडीएस भी डिडक्ट हो, मैंने आपको पहले ही बताया, आपको तीन से तीन डिडक्शन मैंने आपको बताया। पीएफ का परसेंटेज था, इसके लिए मैंने डिस्कस किया आपसे, ईएसआई का भी परसेंटेज था, इसके लिए मैंने आपसे डिस्कस किया। और भी डिडक्शन हो सकते हैं, जैसे कि आपकी सैलरी से टीडीएस कट हो रहा होगा, सो डिडक्शन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। किसी किसी का प्रोफेशनल टैक्स भी डिडक्ट होता है, कोई प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है तो प्रोफेशनल टैक्स वो लोग का डिडक्ट होता है। सो जो भी डिडक्शन होगा वो एज ए सेम होगा।
सो मैंने आपको जैसे ही बताया कि बिकॉज गवर्नमेंट ने मैंडेट किया हुआ है कि बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट यू हैव टू पास द बुक एंट्री, देन यू कैन मेक अ पेमेंट एंट्री. Okay, so we'll see the book entry first. So this is the book entry transaction, you can see. How to pass the journal entry for this. So this is the book entry. Assume करना कि सैलरी मतलब फॉर एग्जांपल से assume करो कि 1.5 लाख रुपए सैलरी है. How much your salary is? How much you are paying salary is? 1,50,000. And salary is my expenditure, so I have debited over here. बिकॉज सैलरी मेरा नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल जो है वो क्या बोल रहा है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन. तो ये मेरा एक्सपेंडिचर है, तो सैलरी अकाउंट को मैंने यहाँ पे डेबिट किया है. अभी मैं क्या करूंगी, सैलरी में से जितने भी डिडक्शंस होंगे, 2 डिडक्शन तो फिक्स ही होगा, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईएसआई, टीडीएस पेबल होगा, किसी किसी को तुम लोग हो सकता है कि आप लोगों ने एडवांस किसी को दिया हो, और लास्ट में आएगा नेट सैलरी पेबल. तो यहाँ पे क्या होगा, सैलरी को आपने डेबिट किया बिकॉज ये आपका एक्सपेंडिचर है. फिर सैलरी में से आपको क्रेडिट करना पड़ेगा बिकॉज सैलरी आपको सैलरी में से डिडक्शन हो रहा है, मतलब आपको सैलरी का अमाउंट कम करना है. तो आपके पास अकाउंट्स में 2 चीजें होती है, या तो आप लेस कर सकते हो या तो आप उसका अपोजिट इफेक्ट देके आप उसको एंट्री कर सकते हो. आपने ये बिजनेस अकाउंटिंग में सीखा होगा, आई डोंट नो, बट मैं आपको बता देती हूँ कि नॉर्मली क्या होता है, अकाउंट्स का जो 2 रूल होता है, या तो आप अपने एक्सपेंडिचर में से लेस कर सकते हो या तो आप एक्सपेंडिचर का अपोजिट इफेक्ट देके उसको कम कर सकते हैं. अगर हम लोग यहाँ पे सेकेंड रूल अप्लाई करते हैं, हम लोग कभी भी लेस नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा अपोजिट इफेक्ट देंगे. समझ में आया? मतलब अपोजिट इफेक्ट मतलब सैलरी अकाउंट मेरा डेबिट होगा बिकॉज ये मेरा एक्सपेंडिचर है, मुझे सैलरी को कम करना है क्योंकि मेरे डिडक्शंस मुझे कम करने हैं, मुझे डिडक्शन देना है. अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरा सैलरी 1.5 लाख रुपया है, उसमें से 20,000 रुपया मेरा पीएफ का कंट्रीब्यूशन है, तो आपका सैलरी कितना हो जाएगा, 130 होगा बिकॉज आपका अमाउंट कम होगा धीरे धीरे सैलरी का क्योंकि डिडक्शंस हो रहे हैं. सो मैं आपको वही बोल रही हूँ कि अगर आपको सैलरी में से कुछ डिडक्शंस देने हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सैलरी में से माइनस करो या तो आप उसका अपोजिट इफेक्ट देके उसको क्लियर कर सकते हो. बट हम लोग माइनस नहीं करेंगे, हम लोग उसका अपोजिट इफेक्ट देंगे. अपोजिट इफेक्ट मतलब सैलरी यहाँ पे मैंने डेबिट किया है, सो जो भी डिडक्शंस होंगे उसको क्रेडिट करना पड़ेगा मुझे. क्यों क्रेडिट करूंगी, मींस मेरा सैलरी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा. समझ में आया? यस. ओके, सो यहाँ पे वही है कि ये मेरा बुक एंट्री है, सैलरी अकाउंट मेरा डेबिट होगा और सैलरी में से जो भी डिडक्शन हो रहा है, हो सकता है पीएफ का डिडक्शन हो सकता है ईएसआई का डिडक्शन हो. ये जस्ट एग्जांपल है, इसके लिए मैंने यहाँ पे टीडीएस पेबल भी बताया है, एडवांस सैलरी बताया है, एंड लास्ट में यहाँ पे जो मैंने लिखा है सैलरी पेबल, दैट्स योर नेट सैलरी पेबल. आफ्टर योर सैलरी का जो भी डेबिट का अमाउंट होगा उसमें से ये जो भी डिडक्शंस है, पीएफ का डिडक्शन, ईएसआई का डिडक्शन, टीडीएस का डिडक्शन और एडवांस सैलरी का डिडक्शन, सैलरी में से ये 4 अमाउंट माइनस करना है. सो आपका जो भी अमाउंट बचेगा दैट इज योर नेट सैलरी पेबल, दैट वाज लास्ट वन. क्लियर हो गया? यस मैम. सो ये बुक एंट्री था. अगर मैं किसी को सैलरी का पेमेंट कर रही हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एंट्री पास करना जरूरी है. ये एडवांस जर्नल एंट्री है. सो एज ए सीनियर अकाउंटेंट आपको ये एंट्री पास करना पड़ेगा बिकॉज एज ए जूनियर अकाउंटेंट हम लोग नॉर्मल एंट्री पास करवाते हैं, जो मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 4 ट्रांजेक्शन बताया था, बेसिक जर्नल एंट्री. सो वो जूनियर अकाउंटेंट का काम होता है. ये जो काम होता है वो सीनियर अकाउंटेंट का काम होता है. क्या आप लोग क्या करोगे, सैलरी किसी को पेमेंट कर रहे हो, आप उसका डिडक्शन जो भी हो रहा है डिडक्ट करो, उसके बाद आपको पेमेंट करना है. तो जब ये बुक एंट्री था, नेक्स्ट एंट्री विल बी योर पेमेंट एंट्री एंड यू हैव टू मेक अ पेमेंट आफ्टर 1 by 1. सो फर्स्ट विल सी द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ. हम लोग को अभी पीएफ का कंट्रीब्यूशन का पेमेंट करना है. सो पेमेंट करने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि पीएफ का कंट्रीब्यूशन जो भी होगा वो दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन प्लस योर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन. मैंने आपको परसेंटेज बताया था, याद है? एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होगा पीएफ का, दैट इज योर 12%. आई होप आप लोगों ने लिख के रखा होगा. यस मैम. यस मैम. ओके. और पीएफ का जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा वो 13% है. 13%. यस, ये आपको ये परसेंटेज कब याद रखना है, बुक एंट्री के टाइम पे याद नहीं रखना है. ये आपको एंट्री कभी याद रखना है जब आप पेमेंट की एंट्री करोगे. ओके, क्लियर हुआ? जब आप पेमेंट की एंट्री करोगे तब आपको ये याद रखना है. अच्छा, माइनस वो होगा कट. ओके, यस यस. मैम एक मिनट, ये जो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन जो 13% है, तो क्रॉस सैलरी में ही 13% काटेंगे?
नहीं नहीं, मैंने आपको वही बताया ना, आपको एम्प्लॉय का जो भी पीएफ का कैलकुलेशन है वो आपको बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंस लेना है। कैलकुलेशन ऑफ पीएफ जो होगा वो बेसिक अमाउंट प्लस डीएनएस अलाउंस होगा, एंड ईएसआई का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो ग्रॉस सैलरी का होगा। हाँ राइट। ओके मेरा अच्छा ओके, इसमें जो कंट्रीब्यूशन पीएफ का, ओके हाँ ठीक है फाइन।